Welcome to all the faculties, and it is honor that our viewers are continuously watching Dr. Today Talk Show with the different issues which we are bringing in the medical field and for the public of our beloved country. Today, our guest speaker is Dr. Anand Ketkar. He is from Gwalior, and Dr. Bangaji will be the anchor, and he will be asking question on the different issues. And today's topic is poisoning in children. आप देखते हैं कि आजकल किसी न किसी बात पर पॉइजनिंग हो जाता है, कभी फूड पॉइजनिंग होता है, कभी ड्रग पॉइजनिंग हो जाता है, कभी इस ड्रग्स के साइड इफेक्ट दिख देते हैं, कई बार बच्चे एक्सीडेंटली कुछ पी लेते हैं और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. Dr. Anand Ketkar is a practicing pediatrician, Director Ketkar Nursing Home, Dabra, past President Gwalior Academy of Pediatrics, past State Coordinator Basic NRP Madhya Pradesh, past Zonal Coordinator Central Zone ALS BLS Group, past President IMA Dabra Branch. We humbly thanks to all the VR for continuously supporting us. We need a little more support and we request you to subscribe the channel so that we can pay attention to other things for you only. Your suggestion, comments are always welcome. Over to Bangaji to start the session. डॉक्टर टूटेजा टॉक शो के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार. डॉक्टर टूटेजा और डॉक्टर केतकर को सादर प्रणाम. आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर केतकर, ये 47 साल पहले बने हुए बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो ग्वालियर के नज़दीक डबरा एक छोटा स्थान है, तहसील है, वहाँ पर 47 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशलाइज प्रैक्टिस. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका विशाल अनुभव, लगभग 15 लाख से ज़्यादा मरीजों का, बच्चों का अभी तक ये इलाज कर चुके हैं. और क्योंकि ये जहाँ हैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं दिखाने, उनके साथ जो इनका अनुभव है वो शहरों में रहने वाले, बड़े शहरी अस्पतालों में काम करने वाले लोगों के पास शायद नहीं होगा. अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो विषय लिया गया, इसको बहुत ही ड्राई टॉपिक माना जाता है और इसके बारे में आपने कहीं कोई बात सुनी नहीं होगी, कभी कोई वार्ता सुनी नहीं होगी. इस विषय पर बात करने का विचार भी डॉक्टर केतकर की तरफ से आया है, जब उन्होंने गांव से आने वाले पॉइजनिंग के केसेस के बारे में बात की. तो ऐसा कठिन विषय लेने के लिए डॉक्टर केतकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात तो नहीं होती, पर विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके साथ ऐसा होता है उसकी तो जान पर आई होती है, और उसके लिए ना तो हमें लगता है कि लोग जागरूक हैं, ना माता पिता जागरूक हैं, ना हमें बेसिक जानकारी है कि प्राथमिक उपचार क्या करें, किसी स्थिति में हम कैसे कैसे करें, कब जल्दी करें, कब जल्दी ना करें. और हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इसका इतना अनुभव नहीं है जितना बीमारियों के इलाज करने का अनुभव है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में ये गंभीर समस्या है? धन्यवाद. सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर टुटेजा जी को और सलाम करता हूं उनके इस जज्बे को, जिसकी वजह से ये निष्पृह और निरपेक्ष भाव से ये सेवा कर रहे हैं. पब्लिक की विभिन्न शोज द्वारा विभिन्न जानकारी देते जा रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत वासियों के लिए भी एक सौगात मैं समझता हूँ. दूसरा, मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ अशोक को, जो इनके साथ मिलकर इस कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. अच्छा, तो शुरू करते हैं. मेरी विगत इतने वर्षों की प्रैक्टिस में मैंने विभिन्न तरह के पॉइजनिंग के केसेस, छोटे से लेकर बड़े तक देखे हैं. उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं
क्योंकि वो ज्यादातर गांव से आते हैं। और उसमें मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी जो उनको नहीं करनी चाहिए है, वो करते हैं। और ये समस्या दिन पर दिन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों को आजकल कीटनाशक, टॉयलेट क्लीनिंग और कई ऐसे रसायन आसानी से उपलब्ध हैं जो बच्चे अक्सर पी जाते हैं, और उससे उनको पॉइजनिंग हो जाती है। अक्सर 1 से 5 साल तक के बच्चे इसका काफी उसके पॉइजनिंग से आते हैं, क्योंकि ये एक ओरल फेज होती है जिसमें हर बच्चा जो भी चीज हाथ में आए मुंह में डालता है, और उसको ये सब चीजें इजीली जब अवेलेबल हो जाती हैं तब इसका पॉइजनिंग होता है। दूसरा, आजकल इसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है। हॉस्पिटल एडमिशन्स में ये देखा गया है कई जगह 0.7 से लेके 7.7% तक एडमिशन जो हैं वो पॉइजनिंग के होते हैं। और इसमें लगभग 3 से 5% मॉर्टेलिटी होती है, वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि हमारे सभी क्षेत्रों में पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये सारा जो पॉइजनिंग हो जाता है ये एक्सीडेंटल होता है कि गलती से ऐसा हो गया, या कभी कभी जैसे बड़ों में देखा गया कि सुसाइड का अटेम्प्ट भी इस तरीके से होता है, वो बच्चों में आपको क्या लगता है? ये लगभग 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें तो ये एक्सीडेंटल होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, और ना ही उनको कुछ पॉइजनिंग का इंसिडेंस या सुसाइडल या होमिसाइडल बात होती है। बहुत रेयरली कभी कभार की बात अलग है। लेकिन एडोलेसेंट्स में ये देखा गया है कि ये आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, जिसमें कुछ खास तरह के केमिकल हैं जो अपन आगे बात करेंगे, उसका इस्तेमाल अडल्ट्स सुसाइड के लिए कर रहे हैं। आपके पास दोनों तरह के मरीज आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत आते हैं और शहरी भी आते हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं इनमें दोनों तरफ से आने वाले केसेस में कुछ कुछ मतलब किस चीज से पॉइजनिंग होती है, क्या इन चीजों में कुछ फर्क है? हाँ, आजकल ध्रुवीकरण का जमाना हो गया है। शहर की तरफ लोग बाग काफी आ रहे हैं, तो ये पोलराइजेशन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ की समस्याएं अलग हैं, शहर की समस्याएं अलग हो रही हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो किसी खास तरह के पॉइजन्स के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, शहरी लोग कुछ अलग पॉइजन्स के कांटेक्ट में रहते हैं बच्चे। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो आजकल फसलों में जो फव्वारा मारा जाता है इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का, उससे बहुत सारा जो फव्वारा कर रहा है वो अफेक्ट हो जाता है फव्वारा करते करते। दूसरा, बच्चे लोग उसको पी जाते हैं, घर में स्टोर्ड रहता है। दूसरा, इसके साथ धान्य जो स्टोर करने वाली बात होती है उसके लिए कुछ कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार वो एक्सीडेंटली खा जाते हैं। तीसरा, ये मिनरल ऑयल्स या खनिज तेल एक ये बहुत बड़ा टॉपिक या ग्रुप है, जिसमें केरोसिन पहले बहुत आता था। अब केरोसिन की जगह डीजल, पेट्रोल, दूसरा टर्पेंटाइन ऑयल, थिनर्स, ये कभी कभी पीने की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, उसको बच्चे पी जाते हैं पानी समझ के। उसके बाद कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो वनस्पति या पेड़ पौधे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए घातक होती हैं या विषदायी होती हैं। जैसे ये कन्हेर का पेड़, ओलिएंडर जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा विषैला पदार्थ इसमें होता है। उसको अक्सर फूल को जो है बच्चे चबाते हैं, उसके उसके पत्तों को चबाते हैं, तो उससे पॉइजनिंग होती है। धतूरा, ग्रामीण क्षेत्रों में यह धतूरा जो होता है वो बड़ा बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कांटे कांटे से होते हैं। उसके बीज हम्म। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो बच्चे वो चबा चबा के खाते हैं, तो धतूरा पॉइजनिंग कॉमन है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल सीड्स, जिससे कैस्टर ऑयल बनता है, वो चबा के खाते हैं, तो उससे भी काफी विपरीत परिणाम शरीर में आते हैं। उसके बाद आजकल बायोडीजल
रतनजोत, इसकी हम्म, खेती होने लगी है। लेकिन इसके पत्ते और ये खाने से भी विषाक्तता होती है, और उसके भी केसेस मैंने देखे हैं कुछ। तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया। पहले जमाने में गांव वाले जब काम पे औरतें जाती थी तो बच्चों को अफीम खिला के जाती थी। और ये अभी भी कई जगह जैसे भट्टे वाले काम करते हैं, जहाँ लेडीज काम करती हैं आदिवासी क्षेत्रों में, ये अभी भी बहुत, हालांकि कम हो गया है, तो वो अफीम खिला के जाती हैं। और अफीम का जरा सा भी ओवरडोज घातक होता है, विषैला, और इससे जान जा सकती है। तो ये तो ज्यादातर हुई ग्रामीण क्षेत्रों की बातें। शहरी क्षेत्रों में हमारे पास टॉयलेट क्लीनर्स, जिसमें एसिड, अल्कली और बहुत सारे रसायन होते हैं। उसके बाद कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो खास तौर से नेल पेंट रिमूवर होता है, वो पी के बच्चे काफी आते हैं। हम्म, अ- अच्छा, आजकल थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरी सेल्स जो होती हैं वो बच्चे खा लेते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, या अपने मोबाइल की सिम का जो छोटा कार्ड होता है वो चबा के खा जाते हैं अगर उसके हाथ में पड़ जाए। और आजकल एक प्रथा बहुत चल रही है, जो पॉइजनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आगे जाके पॉइजनिंग में इस तरह से कन्वर्ट होती है। जैसे उदाहरणार्थ, ई हुक्का, वो बहुत ज्यादा शहरी लोग आजकल एडोलेसेंट यूज करने लगे हैं। और ई सिगरेट्स, उसकी मात्रा निकोटीन की बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तीसरा, आजकल एक प्रथा चली है, पबजी गेम्स। ये गेम्स के अंदर बच्चों को, ये स्कूल गोइंग एज के बच्चे उसको खेलते हैं, और उसमें कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग या समाज को घातक ऐसे कुछ उनको टास्क दिए जाते हैं, जिससे वो बड़े टेंशन में आते हैं। और कभी कभी हानिकारक, जैसे ऊपर से कूदने की बात होती है तो उसमें कई बार डेथ्स भी हुई हैं। और हम्म, आजकल प्रचलन ज्यादा चल रहा है ई गैम्बलिंग का। बच्चे लोग जुआ, सट्टा, ये ऑनलाइन खेलते हैं। बच्चा बाहर पढ़ रहा है, माता पिता को पता नहीं है, और ई गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार गए। अब उसको वापस करना होता है, तो उसकी ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। और इसकी वजह से डिप्रेशन और डेथ्स ये बहुत ज्यादा पाई गई हैं। और अंत में एक दोनों क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण हुआ या शहरी हुआ, कुछ दंश जैसे मधुमक्खी या कीड़े मकोड़े या बिच्छू, सांप, इनके दंश से ई एनवेनोनम जो होता है, वो भी काफी मात्रा में पेशेंट्स आते हैं। और इसके लिए कई मिसनोमर्स और कई ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको। वो अपन आगे जब चर्चा करेंगे उनकी, तब हम्म, आगे की बात होगी। तो ये विभिन्न क्षेत्रों के हम्म। कॉजेस हैं पॉइजनिंग के। तो आपके पास जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, अ, कई बार तो उन्हें भी नहीं मालूम होता कि बच्चे ने कोई चीज खाई है या उसको पॉइजनिंग हो गया है, या कभी वो बताते हैं, बताने से नहीं, मतलब बताने से सकुचाते हैं या परहेज करते डरते हैं। हैं, या जो भी बात है, तो आप कैसे सस्पेक्ट करते हैं कि नहीं ये बीमारी नहीं, ये पॉइजनिंग का केस है? हाँ। इसमें सबसे पहले बात यह होती है कि सडन ऑनसेट होता है। बच्चा ठीक था और एकदम अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया। जब बच्चा आता है तो उसमें टॉक्सिक सिंड्रोम, टॉक्सीड्रोम करके एक हम लोगों की एक ये है, जिसमें विशिष्ट तरह के जो साइन सिम्टम्स होते हैं, लक्षण बच्चों में पैदा होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि इसको किसी तरह का पॉइजनिंग हुआ है। वो टॉक्सीड्रोम्स की तो ये अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग बीमारियों के लिए या अलग अलग पदार्थों के लिए पॉइजनिंग के हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चा ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में, या इरिटेबल है, बहुत सडन हो गया है एकदम अचानक, बहुत ज्यादा रोए जा रहा है, या बेहोश हो गया है, या उसकी सांस में दिक्कत है, या उसकी हार्ट बीट या उसकी जो पल्स है उसमें गड़बड़ है, मुंह से लार बहुत आ रही है, और या बहुत ज्यादा
इरिटेबल हो गया है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम अंदाज लगाते हैं कि शायद ये पॉइजनिंग का केस है। उसके अलावा कुछ सरकमस्टेंशियल चीजें होती हैं, जैसे खाली बॉटल किसी दवाई की, या कोई जिसमें केरोसिन या कुछ ऐसा रखा हो। और दूसरा, अगर कई बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो कई बच्चे एक ही तरह से उसमें बीमार होके आते हैं। तो ये चीजें हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि ये शायद पॉइजनिंग का केस है। आ, फिर आपको दूसरी चीज ये देखनी होगी होती होगी कि ये जो चीज है, स्थिति, ये गंभीर है या माइनर है, या पेशेंट सीरियस है तो क्या जल्दी से उसे आईसीयू में भेजना चाहिए, या इसका कुछ नहीं होगा, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, ये कैसे आप समझ पाते हैं? इसको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। जी। रेड फ्लैग का अर्थ यह है कि अगर ये चिन्ह बच्चों के अंदर हैं या हाँ। साइन सिम्टम्स हैं, तो जी। इसका मतलब यह है स्थिति बहुत गंभीर है। सबसे पहले तो जब बच्चा हॉस्पिटल में आता है तो हम देखते हैं तो वो अनकॉन्शियस है। दूसरा, मुंह से लार काफी आ रही है। हम्म। तीसरा, उसका श्वसन जो है, सांस, हम्म। हम्म। रेस्पिरेशन या तो बहुत ज्यादा फास्ट है या बहुत ज्यादा स्लो है। तीसरा, उसकी पल्स जो है, नाड़ी, वो या तो हाँ। बहुत तेज चल रही है या बहुत धीमी चल रही है। रक्त का परिसरण जो है वो गड़बड़ हो रहा है, संचार अलग हो रहा है। नीलापन आप नाखूनों में, पैर में, जीभ पर, जिसको हम हम्म। साइनोसिस बोलते हैं, ये शो करता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। उसके अलावा अगर बेहोशी है, झटके आ रहे हैं, तो ये सब रेड फ्लैग साइन कहलाते हैं। जी। और इसमें हॉस्पिटलाइज करके आईसीयू केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जान का खतरा है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो मैं सोचता हूँ कि श्रोताओं को ध्यान से सुनना चाहिए, या इस वीडियो को भी बाद में रिवाइंड करके फिर से सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन स्थितियों में एज पेरेंट्स या एज अटेंडेंट्स कई गलतियां करते हैं, तो बाद में लगता है कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो ये बच्चा गंभीर ना हुआ होता। और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स घर में गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है तुमने। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह होती है कि बच्चों को हॉस्पिटल में देर से लाते हैं। माँ सोचती है कि अरे इसने जरा सा जहर पिया है, वो नॉर्मली खत्म हो जाएगा। लेकिन एक कहावत है, टू पिल्स कैन किल। तो हाँ। इसलिए विष का अमाउंट ये कोई मैटर नहीं करता। जरा सा एसिड या जरा सा नेल पॉलिश रिमूवर भी पी लिया तो वो खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़े जो गलती होती है, माता पिता या अटेंडेंट्स, कुछ भी पी लिया बच्चे ने, जैसे एसिड पी लिया या कुछ भी पी लिया, तो उसको वॉमिट करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं। हाँ। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जहर अंदर चला गया है वो बाहर निकलते समय आपकी अन्न नली, मुंह, गला और सांस की नली में जाने का डर सबसे ज्यादा रहता है। तो जो इंजुरी पहले नहीं हुई थी, वो इंजुरी भी अब हो सकती है। ये हम जब आगे विभिन्न तरह के पॉइजन्स की बात करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उल्टी कभी ना करवाएं। तीसरा, कई लोग जैसे एसिड पी लिया तो उसको सिरका दे देते हैं, लेमन दे देते हैं, दूध दे देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये जो पॉइजन लिया है उसको न्यूट्रलाइज ये चीज कर देगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी कभी उसकी उल्टे रिएक्शन होती है, जो हम एसिड पॉइजनिंग की बात करेंगे उस समय मैं बताऊंगा डिटेल में। तो तीसरा, आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन गांव में या देहात में होता है ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो इस साइंस को नहीं जानता। जैसे टोटके होते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से कन्वल्शंस आ रहे हैं तो सबसे पहले भूत प्रेत जड़वाने जाते हैं। उसमें बहुत देरी होती है। जो विषाक्त प्राणी हैं उनके दंश के बाद
उसका बंद बनवाने या उसका उतारा करने या उसके लिए जाते हैं, तो वो अनफोल्ड होगी आगे के उसमें बातें, तो उसमें बहुत टाइम नाश होता है और ये नहीं करना चाहिए। आपने जो गांव में कीटनाशक के स्प्रे से होने वाली पॉइजनिंग के बारे में बताया था, मुझे लगता है कि अब वो गांव में अगर ड्रोन दीदी आ जाएंगी जो कीटनाशकों का ड्रोन से स्प्रे करेंगी तो शायद वो केसेस होने कुछ कम हो जाए। लेकिन हम्म। फिर भी हो तो रहा ही है, अभी के समय में तो हो ही रहा है। बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है। वो उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? ये जो ग्रुप है, ऑर्गेनोफॉस्फेरिक कंपाउंड्स, ये बहुत बड़ा मेडिसिनल ग्रुप है जिसमें पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक या स्टोर करने के लिए गेहूं दालें, उसमें दवाइयां रखते हैं, हमारा ऑल आउट होता है। कई केमिकल्स होते हैं जो घरों में यूज होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनोफॉस्फेरिक कंपाउंड का ग्रुप है। जो स्प्रे होता है, वो फव्वारा मारते जो हैं, वो फव्वारा भी ऑर्गेनोफॉस्फेरिक कंपाउंड का होता है। उसके कई विभिन्न केमिकल्स हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। तो वो फव्वारा देते देते वो खुद भी उसको इनहेल करते हैं। हमारी स्किन, मुंह, आंख, इन सब से ये अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर किसी कपड़े पे पर भी बहुत देर तक लगा है ये, तो उससे भी हो सकता है। वो कभी कभी मास्क नहीं लगाते, साफा नहीं बांधते, तो उसको इनहेल भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पॉइजन शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स, साइंस होने लगते हैं, जैसे मुंह में लार आना, सांस की दिक्कत होना। ऐसे उनमें ऑक्सीजन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। जो पल्स ऑक्सीमेट्री होती है, वो ऑक्सीजन लेवल एकदम कम शो करती है। और कभी कभी सांस लेने में रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है और शॉक की स्टेज भी आती है। तो ऐसे इनका इस तरह से ये पॉइजन होता है। और इसको समाप्त करने के लिए पहले डिकंटामिनेशन होता है। ये मरीज कभी कभी उल्टी दस्त के रूप में भी आपके पास हाँ, आते हैं? उल्टी दस्त के रूप में भी आते हैं। और दूसरा, इनका सबसे पहले जो स्प्रे कर रहा है या फव्वारा मार रहा है, उसको कपड़े अलग करो, उसको नहलाओ, जिसको हम डिकंटामिनेशन कहते हैं। हम्म। तो उससे जो लगा हुआ है वो एटलीस्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले उसको रेस्पिरेटरी और ऑक्सीजन, इस लेवल को हम देखते हैं। और इसमें केवल एक एट्रोपिन करके एक दवाई है या प्रेलिडीन है, जो इसके साइड इफेक्ट्स को रोकती है। तो ये तो प्रयोग हॉस्पिटल आने पर ही हो पाएगा। हाँ, ये हॉस्पिटल में ही होगा। एक नाम बता दिया मैंने कि इसका यूज होता जी। है। आजकल क्या हुआ है कि जो मेडिसिन ये स्प्रे वाली हैं, उस पर लिखा रहता है कि आप अगर ऐसा हो जाए तो एट्रोपिन दे दीजिए। तो कई बार गांव में थोड़ा बहुत एक आध इंजेक्शन लगवा के आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा आते हैं तो उन्हें डॉक्टर को हाँ। बताना चाहिए कि हम या क्या लेके आए हैं, हम्म, ताकि उसकी डोज उस हिसाब से दी जा सके। फिर गांव में अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले गेहूं में रखने वाली गोलियां, पारे की गोलियां जिन्हें बोलते हैं, और उससे उससे सुसाइड करने की घटनाएं बहुत कॉमनली सुनते थे। कुछ इसके विषय में बताइए। इस तरह के मैं बहुत सारे केसेस एडल्ट्स में भी देख चुका हूँ, बच्चों में भी देख चुका हूँ। इसको बात करने से पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे गेहूं के उसमें रखी है, काफी दिन हो गए हैं, गेहूं हट गया है, वो छोटी सी गोली पड़ी रही है उसमें और उसको खा लिया बच्चे ने, तो ये इनफेक्टिव होती है। अगर उसका अंश अभी भी काफी बाकी है, तो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि नमी के साथ ये फॉस्फीन गैस बनाती है। और ये फॉस्फीन जो है वो ग्रेन्स के भीतर चारों तरफ फैलती है, क्योंकि वो कवर्ड रहता है। इसलिए जो भी कीट उसमें होते हैं वो मर जाते हैं, या कीट उसकी वजह से आते नहीं हैं। अब सुसाइडल टेंडेंसीज में जब ये दो गोली भी अगर कोई खा लेता है, तो ये सुसाइडल डेथ डेथ के काफी करीब पहुंच जाता है। क्या होता है, खाने के बाद हमारे शरीर में अम्ल या कुछ तरल पदार्थ रहते हैं, या अक्सर इसके ऊपर
माता पिता सबसे पहले पानी पिला देते हैं। तो पानी पिलाने के बाद क्या होता है, ये फॉस्जीन बहुत जल्दी बन जाती है और वो रक्त के साथ मतलब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचकर ये पूरे शरीर के अंगों में फैल जाती है। और इसका एक्शन सेल्यूलर लेवल, कोशिका लेवल पर होता है। वहां पर ये ऑक्सीजन जो सेल को चाहिए उसको ब्रेक कर देता है। तो मल्टीपल सिस्टम्स की सेल्स और ऑर्गन्स एकदम फेल होने लगते हैं। और ये स्टेज जब आती है तब इसका कोई उतारा नहीं होता और इसको इंटेंसिव केयर यूनिट में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के रूप में देखा जाता है और उसकी सघन इकाई उसमें आईसीयू में इसका ट्रीटमेंट होता है। और वो जरा कॉम्प्लिकेटेड बात होती है। इसलिए कभी भी इस तरह के पेशेंट आए तो उसको तुरंत आईसीयू में या बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना या भर्ती करना यही जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पल्सलेस होता है, और कई बार उसके पेरेंट्स छुपाते हैं कि इसने ये खाया है। तो उसमें एक टिपिकल तीखी गंध आपको आती है और आप देखते हैं कि ये कॉन्शियस है लेकिन पल्सलेस है, उल्टी दस्त हुए नहीं है। तो ये एक बड़ी टिपिकल साइन है इसको आइडेंटिफाई करने की और इसको तुरंत रेफर करने की। बारिश के दिनों में और दूसरे भी समय में बिच्छू के काटे हुए कई बार केस आते हैं और गांव में तो ज्यादा ही आते हैं। क्या ये भी सीरियस इशू है? छोटा सा भी बिच्छू काट लेता है तो? हमारे भारत में 113 तरह की प्रजातियों के बिच्छू हैं। उसमें से 6-7 तरह के थोड़े विषैले हैं। और रेड, स्मॉल रेड स्कॉर्पियन जिसको बोलते हैं, छोटा लाल बिच्छू, वो सबसे खतरनाक होता है। और उसका 0.3 मिलीग्राम डंक भी अगर आपको लग जाता है वो जान लेने के लिए काफी होता है। दरअसल क्या होता है कि हमारे यहाँ एक जो मैं पहले बात बता रहा था, जो टोटके करते हैं और जो उतारा वाले जो लोग होते हैं, हम्म। उनके पास ये ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके जो स्कॉर्पियंस हैं वो नॉन पॉइजनस है या बिल्कुल हाँ। माइनर पॉइजन है उसका, जो लोकल हाँ। एक्शन पे ही रह जाता है। तो हाँ। ऐसे पेशेंट्स जब वहां पहुंचते हैं तो उसको वो झाड़ फूक करते हैं और तमाम अपनी गतिविधि करते हैं और बोलते हैं देखो मैंने ठीक कर दिया। हम्म। लेकिन जो रेड या विषैला बिच्छू जिसको डंक मारता है वो हाँ। हमेशा खतरनाक होता है। और उसकी डेथ रेट भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी करीब 50% है। ओ। तो जब ये बिच्छू काटा हुआ आता है तो उसके लोकल एक्शन होती है, जहां काटा है, डंक डंक मारा है। एक टिपिकल साइन उसकी है, कई बार पता नहीं पड़ता कि ये बिच्छू का डंक है या काय का है। अगर आप उसको टैप करते हो तो पूरे नर्व रीजन में उसका दर्द फैलता है। इसको हम टैप साइन बोलते हैं। तो ये टिपिकल बिच्छू के दंश की बात होती है। फिर लोकली स्वेलिंग होती है, इडिमा होता है, कुछ कालापन भी हो जाता है। और उसका जहर धीरे धीरे कहते हैं ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर हम्म। चढ़ने से मतलब ये है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में होके सीधा हार्ट पर और हमारे नर्व्स में पहुंचता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हाँ। उससे हमारी अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में एक ऑटोनॉमिक स्टॉर्म आ जाता है। तो उसकी वजह से कुछ साइन सिम्टम्स एकदम ज्यादा प्रकट होते हैं। ये हार्ट पर, लंग्स पर और हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। और बच्चा जल्दी ही इरिटेबल, शॉक स्टेज में, लार आ रही है, थूक रहा है, कभी कभी कन्वल्शंस आ रहे हैं और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हैं, बस कोल्ड, उसको पसीना जिसको हम बोलते हैं वैसा हो रहा है और बेहोशी की हालत में है, इरिटेबल है। ऐसे उसकी नस भी बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स्ड होता है। तो ऐसे केसेस को हमें तुरंत फर्स्ट एड देके रिफर करना चाहिए। तो फर्स्ट एड में क्या होता है कि एक राइट करके इसका निमोनिक है। राइट मतलब गिव रीएश्योरेंस, कोई अडल्ट है तो। क्योंकि कई बार घबराहट से भी
एड्रेनलिन हमारा बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है और हम्म, हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो उसको रीएश्योर करें। फिर आई से होता है इमोबिलाइजेशन। तो एक जॉइंट नीचे, एक जॉइंट ऊपर तक क्रेप बैंडेज बांध दें। इससे ये होता है कि जो सर्कुलेशन फ्लो होता है ब्लड का, वो थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे असर धीरे धीरे जाए। ऐसे पेशेंट्स को कभी भी पैदल नहीं चलवाना चाहिए। उससे मोबिलिटी उस जॉइंट्स की या उस पार्ट की बंद रहे। और तीसरा फिर उसके बाद है GH, गो टू हॉस्पिटल अर्लीस्ट। और तीसरा है डॉक्टर को सब अपने सिम्टम्स साइंस सही तरीके से बताए, तो उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है। इसमें एक प्राजोसिन की गोली होती है, जो बहुत जल्दी अगर दी जाए तो उसके दंश का इफेक्ट कम करती है। हालांकि ये सब हॉस्पिटल की बातें हैं, जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ। और दूसरा एंटी स्कॉर्पियन वीनम, ये हॉस्पिटल में यूज किया जाता है अगर ये पॉइजनस केसेस थोड़े एक स्टेज से ज्यादा होते हैं। तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगा कि बिच्छू छोटा सा होता है, लेकिन कई बार प्राणघातक हो सकता है। तो उसके कांटे को नेग्लेक्ट ना करें और छोटी सी बात समझ के घर में ना बैठे रहें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जब बात बढ़ती है तो बहुत बढ़ जाती है। इसके तो लिए एक हमारी पुरानी कहावत है, छोटा है लेकिन खोटा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सांप बड़ा होता है, उस सांप का काटा तो कई बार जहर से नहीं तो उसके डर से मर जाता है। जी हाँ। तो वही, फिर इसमें भी काफी बातें वही लागू होती होंगी जो बिच्छू के कांटे में होती हैं। तो हाँ, इसमें क्या करना चाहिए? वही सब जो बिच्छू के कांटे में करना है। थोड़ा सा इसमें फर्क है। जी। इसमें क्या है कि हमारे भारत में 217 तरह की प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं। हाँ। इसमें लगभग 80 से 90% जो है वो नॉन पॉइजनस या विषैले नहीं होते। हाँ। केवल जो 20-30% होते हैं वो भी थोड़े घातक होते हैं, जिनका विष का एक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है और लिमिटेड सिस्टम्स तक होता है, और वो घातक जानलेवा नहीं होता। हम्म। एक ग्रुप है बिग फोर जिनको कहते हैं, जिसमें इंडियन कोबरा, फनदार, क्रेट और सॉ स्केल्ड और नॉर्मल वाइप्रस, ये चार तरह के जो सांप का काटा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और जानलेवा होते हैं। अगर इस सांप की प्रजाति ने काटा है तो उतारा वाला, बंद वाला, टूर्निकेट वाला, ये कोई काम नहीं करेगा। और हम जैसे पेपर में रोज लगभग हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं कि सांप ने काटा, वो मर गया, क्योंकि वो पहले उतारा करने गए फिर वहां से गए, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और सांप का असर अगर ये है तो करीब ये 60 से 70 मिलीग्राम इसका पॉइजन एक बार के डंश में आता है ब्लड में। इसमें हमें केयर ये लेनी चाहिए कि टूर्निकेट बांधना है जैसे पहले, टूर्निकेट नहीं, उसको इमोबिलाइज करना है। इसमें गांव में अक्सर टूर्निकेट मतलब टाइट कपड़ा बांध देते हैं ऊपर, या फिर पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई सांप मुंह से उसका विष निकाल के फेंक रहे हैं, चूस के निकाला जाता था, या उसको ब्लेड से कट दिया जाता था कि उसमें से रक्त स्राव में से वो जहर निकल जाए। लेकिन जो लिम्फेटिक चैनल है वो उसमें जागृत रहती है, और बहुत सारा जहर जो है 50% वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से होता है, वो इससे अनअफेक्टेड होता है। इसलिए हम्म। अननेसेसरी हम उसको इन्फेक्शन को प्रोन करते हैं और एक झूठा रीएश्योरेंस देते हैं कि भाई जहर निकल गया है, लेकिन ऐसी हम्म। बात नहीं है। नहीं, तो उसे भी तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ, हाँ, अगर इन चार का है तो आपको हाँ। जाना ही है। हाँ। लेकिन अगर कम विषैले हैं तो उनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके कुछ साइंस होते हैं। हाँ, लेकिन अब फिर भी जब मरीज तो पहचान नहीं सकता हाँ, कि ये मरीज नहीं सांप पहचान विषैला सकता, था या नहीं था। और तो कई बार डॉक्टर भी नहीं हाँ। पहचान सकता अर्ली स्टेज में, हाँ। जब तक उसका असर नहीं आया है। हाँ। इसलिए हमें सलाह तो देनी है कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ जहाँ हाँ। ऑब्जर्वेशन में रहेगा। हाँ।
अब इसमें ये हो सकता है कि अगर संभव हो तो वो सांप को मार कर ले आए, या बिच्छू का था तो उसे हाँ ले आए, तो हाँ देख के शायद कोई जानने वाला समझ सके कि ये विषैला था या नहीं हाँ। था। लेकिन ये जो चार अदरवाइज तरह तो, के हैं, जो हाँ। चार तरह के हैं वो बिल्कुल टिपिकल आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हाँ, वो जो उसको पहचानता है वो हाँ बता सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और एक बहुत कॉमन चीज हम लोग देखते हैं अपनी ओपीडी में कि बच्चे घर में कुछ काम चल रहा था तो थिनर रखा हुआ था एक बोतल में, वो कारपेंटर छोड़ के चले गए, या घर में चिमनी जलती थी या लालटेन जलती थी तो मिट्टी का तेल केरोसिन बोतलों में रखा रहता था। और कई बार वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, कोक पेप्सी की बोतल में किसी उसमें भर के रखा रहता है, और बच्चा उठा के पानी समझ के पी लेता है। वो ऐसे केसेस बहुत आते हैं, तो उसके विषय में कुछ बताइए कि क्या ये भी खतरनाक होता है, और फिर हमें करना क्या चाहिए। ये मिनरल ऑयल्स, खनिज तेल, एक ये ग्रुप है। इसके साथ कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे तारपीन है, टर्पेंटाइन, हम्म। थिनर, हम्म। वार्निश, पेंट्स, ये सब एक तरह से काम करते हैं। जब ये बच्चा पी लेता है तो इसके बारे में एक कहावत है, टेक केयर ऑफ लंग्स, फॉरगेट गट। क्योंकि अगर ये पेट में गया है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, वहां पर लोकल एक्शन नहीं होती, और ये आगे मल के उसमें से निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ये चूंकि वोलेटाइल होता है तो थोड़ा बहुत सांस के साथ फेफड़े में चला जाता है, या माता पिता उल्टी करवाते हैं, या कई लोग उसको पहले गैस्ट्रिक वॉश करते थे, तो उससे ये सांस की नली से लंग्स तक पहुंचता है। और इसका मेन जो पॉइजनस इफेक्ट होता है वो हमारे लंग्स में होता है, जो ऑक्सीजन की लेने की जो प्रक्रिया है एल्वियोलाई में, जिसको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, उसको खत्म कर देता है। तो जो ऑक्सीजन हवा की जो लंग्स फेफड़े जो रक्त में भेजते हैं उस प्रक्रिया में बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, और तमाम कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर कई बार ये शॉक स्टेज में भी आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहला ध्यान ये करना है कि ऐसे बच्चों को वॉमिट नहीं करवाना है, और उसको इस तरह से उसकी केमिकल निमोनाइटिस होती है तो उसका अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर वो केवल पी गया है और कुछ उसको इनहेलर या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हम थोड़ा केवल लिक्विड पैराफिन, दूध, केला मिक्स करके देते हैं, तो वो थोड़ा प्रोपोगेटिव उससे ये उसको आगे पास कर देता है। ठीक। फिर अभी आपने बात की थी नेल पॉलिश रिमूवर की, हम्म। उसकी तो स्मेल अच्छी होती है, थोड़ी मीठी सी स्मेल होती हाँ, है, तो वो भी अगर बड़ा पैक है और बच्चे ने पी लिया उठा के, तो उस केस में क्या करना है। ऐसा है कि उसमें एसीटोन होता है, जो उसकी स्वीटिश स्मेल भी होती है और थोड़ी सी स्वीटिश टेस्ट भी होती है। तो अगर बच्चा 1 मिलीमीटर 1 ml पर केजी के हिसाब से अगर ज्यादा पी जाए तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये ऐसी चीज है जो गट से एब्जॉर्ब होती है और हमारे खून से चारों तरफ फैलती है, सीएनएस पर, ब्रेन पर इफेक्ट करती है, और इसके सबसे बड़े ये लिवर पर असर करती है, और इससे ब्लड शुगर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एसिडोसिस बढ़ जाता है। तो जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, उस तरह का प्रेजेंटेशन ये आगे करता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी आईसीयू में कीटो एसिडोसिस की तरह किया जाता है, जिसमें सोडा बाइकार्ब, आईवी फ्लूइड्स और उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बच्चे तेजाब जो टॉयलेट में रखा रहता है टॉयलेट क्लीन करने के लिए, या कहीं कहीं कास्टिक, वो पी लेते हैं, कास्टिक सोडा। और और उसके बाद तो उनकी बड़ी गंभीर हालत होती है, और कई बार तो जीवन भर उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसके विषय में कुछ बताइए। हमारे घरों में हर्पिक जैसे आजकल सभी उससे प्रचलित है, हाँ। कुछ
पॉड्स होते हैं जो रंग बिरंगे ब्लू कलर के, मतलब हाई सोसाइटी में होते हैं, बच्चे के हाथ लग जाते हैं तो वो उसको चबा के खा जाते हैं। तीसरा, कई तरह के केमिकल्स हैं जो साफ सफाई में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एसिड होता है या अल्कली होता है। एसिड और अल्कली दोनों ही बहुत खतरनाक है। एसिड में क्या होता है कि ये बहुत पंजेंट या तीखा होता है, और उसको बच्चा पीते ही एकदम थूक देता है, क्योंकि जलन होती है एकदम उसको। ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऊतकों के संपर्क में आते ही टिश्यूज के, उसको ये डेड कर देता है, उसको स्वेलिंग उसमें आ जाती है। तो जैसे ही ये पीता है तो मुंह में और हमारी सांस की नली के ऊपर के हिस्से में एकदम सूजन आ जाती है, जिससे हवा का गतिरोध एकदम बंद हो जाता है, उस पर गतिरोध आ जाता है, हवा अंदर नहीं जा सकती। और बहुत छाले होते हैं, तो उसमें से बहुत सारी लार, और कई बार चेहरा, मुंह के आसपास भी ये एसिड का प्रभाव देखा जाता है। अल्कली जो है वो थोड़ी सी कम तीखी होती है, और इसलिए बच्चे उसको ज्यादा मात्रा में पी जाते हैं। इसमें नेक्रोसिस जो होती है वो अलग तरह से होती है, और इसमें जल्दी से छेद हो जाता है, लिक्विफाइंग नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। तो ये ऊतक को लिक्विफाई कर देती है, जिससे उसकी जो वॉल होती है हमारे अन्न की नली की, वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, और उसमें से छेद हो जाता है और परफोरेशन हो जाता है। ये अक्सर हमारी अन्न की नली में देखा गया है। तो जिस अगर कोई बच्चा इस तरह से आता है, तो अगर एसिड पिया है तो उसकी साइन सिम्टम्स अलग हो जाते हैं, जैसे हवा का रास्ता बंद होना, ड्रूलिंग होना, काफी लार आना, और कई बार एसिड मुंह पे और इधर चिपका रह जाता है, तो उसको सलाइन से हम साफ करते हैं, पानी से नहीं करते। इसमें कभी भी एक तो उल्टी नहीं करवाना चाहिए। अगर उल्टी करते हैं तो जो एसिड नीचे तक गया है वो, या अल्कली गई है, वो फिर वापस आ जाएगी और अन्न नली को दोबारा अफेक्ट करेगी। सांस की नली में चली जाएगी तो फेफड़ों तक अफेक्ट करेगी। इसलिए जो जहर जहां तक पहुंच गया है उसके आगे का प्रिवेंशन करते हैं, उसको वापस आके दूसरी तरफ दोबारा उसका एक्शन ना हो, इसलिए वॉमिटिंग हम्म। या गैस्ट्रिक वॉश इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता। हम्म। सलाइन से वॉश किया जाता है। दूसरा, कई बार सोचते हैं कि भाई एसिड पिया है तो उसको सोडा दे दो या अल्कली दे दो। अब हमने ये पढ़ा है कि जब एसिड और अल्कली मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है, और वो ज्यादा नुकसान हमारे ऊतकों को पहुंचाती है। इसलिए इसमें परफोरेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये चीज इसमें कभी नहीं देना चाहिए। हाँ, और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना हाँ। चाहिए जो। दूसरा, हाँ। एक बात घर में ये हो सकती है कि बच्चा अगर लार निगलने की स्थिति में है, तो उसको थोड़ा सा हम दूध दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, दूध में केला, लिक्विड पैराफिन, ये बार बार हम देते हैं, तो ये सूदिंग एक्शन उसकी होती रहती है, जलन कम हो जाती है जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है। एक और चीज बड़ी कॉमनली आजकल देख रहे हैं, और उसकी गंभीरता लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उसकी बात करना जरूरी है, कि खिलौनों में छोटे छोटे सेल होते हैं, जो कई बार खिलौने में से निकल आता है, या घड़ी के अंदर जो बटन सेल होता है, वो घड़ी में बदलवाया सेल और पुराना सेल रखा हुआ है, या बच्चे के हाथ में मोस्टली तो खिलौनों से ही वो आता है, और छोटा सा होता है, क्यूट सा, तो बच्चा उसे मुंह में ला डाल लेता है, वो कई बार अंदर चला जाता है, और माँ बाप समझते हैं कि तो गोल है, ये तो निकल ही जाएगा, छोटा सा सेल है, नीचे से निकल जाएगा, और केयर नहीं करते। तो क्या ये भी वो गंभीर परिणाम इसके भी कभी होने का खतरा रहता है? हाँ, जैसा आपने बताया, अगर वो यूज्ड है हम्म। तो उसमें रिस्क कम है, क्योंकि वो डिस्चार्ज्ड है। हम्म। लेकिन 1.5 वोल्टेज से ज्यादा जो ये देते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, अगर वो सेल एक्टिव स्टेज में है, उसका यूज नहीं किया है और वो खा लिया है, तो वो हम्म। थोड़ा खतरनाक होता है। दूसरा, साइज जो 2 सेंटीमीटर से नीचे है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है
तो वो अन्न की नली में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। अब जो उसने निगल लिया है, तो उसके आसपास हमारे शरीर में लिक्विड बहुत होता है, या कई बार पानी पिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका प्लस और माइनस दोनों मिल जाते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। तो सर्किट पूरा होने के बाद जो एनोल्ड पोर्शन है पॉजिटिव वाला, उसमें से एसिड निकलने लगता है, और वो कोरोसिव एक्शन काम करती है, और हमारी जो अन्न नली है ईसोफेगस, इसमें अक्सर जल्दी परफोरेशन 4 घंटे के अंदर हो जाता है। तो अगर वो परफोरेशन हो गया तो फिर स्थिति नाजुक और घातक हो जाती है। और ऐसे में सबसे पहले 2 घंटे के अंदर अगर उसने निकला है, एक्टिव है, तो एंडोस्कोपी से उसको निकलवाना ही सबसे ठीक रहता है। लेकिन अगर जो सेल यूज्ड है और 2 सेंटीमीटर से नीचे है, तो वो स्टूल्स में पास हो जाएगा। उसको हम बराबर देखते रहें। कई बार मैंने देखा है, एक्सरे लेके आते हैं, वो इंटेस्टाइन के नीचे तक पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन के नीचे तक पहुंच जाता है, तो वो जी। स्टूल में पास हो जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, यानी इसको भी गंभीरता से लेना, नीचे और गंभीरता से लेना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। आ, कई बार होता है, और जब एक बार अगर सांस की नली में या खाने की नली में छेद हो गया तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो जीवन भर के लिए कष्टदायी विषय होता है। इसी और संबंध में एक बात और बताना चाह रहा था कि जो एसिड या अल्कली भी पीते हैं, जिनको ये परफोरेशन के चांसेस होते हैं, उनकी एंडोस्कोपी बहुत जरूरी है। हाँ। पहले हाँ। 24 घंटे में, या 24 से 48 घंटे के बीच में, लेकिन 4 से 14 दिन में नहीं करते वो, एसिड या अल्कली में। उसके बाद एंडोस्कोपी से पता पड़ता है कि अन्न की नली का क्या हाल है, और क्या उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आगे है। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गए हो। माफ कीजिएगा। हम्म। हमने हमने जो इतने पॉइजन्स के बारे में डिस्कस किया, माना कि बच्चों में ज्यादातर केसेस एक्सीडेंटल होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों में कभी ये सुसाइडल या होमिसाइडल भी हो सकता है, या कभी ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर किसी बच्चे को या बड़े को जहर दिया गया हो। अब इस बात का ना हमारे पास इंक्वायरी करने का समय होता है, तो उस समय तो उसका इलाज प्राथमिकता होती है। पर इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखें कि बाद में अगर कोई बात होती है तो फिर डॉक्टर से सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या सारे पॉइजनिंग के केसेस को पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी बनता है? एक ये मैंडेटरी बात है कि कोई भी पॉइजनिंग हो, भले ही गलती से लिया हो, छोटे बच्चे ने पिया हो, बड़े ने पिया हो, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, और एक लीगल एक्शन है। उसके कई एक उदाहरण बता सकता हूं मैं। एक पेशेंट ने सल्फास खा के आए, और उसको इन्फॉर्म नहीं कर पाए डॉक्टर, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी मायके वालों ने एलिगेशन लगाया कि इसके हस्बैंड ने इसको दिया है। तो वो डॉक्टर भी लपेटे में आ गए, और उसको ये फेस करना पड़ा, और उस पर विभिन्न धाराएं भी लगाई गई। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम हर पॉइजनिंग केस को पुलिस को इन्फॉर्म करें। बहुत बहुत काम की बातें आपने बताई। आ, बस एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कई स्थितियों में अगर ये है कि मेडिकल हेल्प एकदम अवेलेबल नहीं हो पाती, या मरीज डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकता किसी कारण से, उस स्थिति में मरीज को इसके बारे में जानकारी चाहिए कि वो क्या करे, कैसे करे, या घर में क्या कर सकता है उस स्थिति में। या दूसरी स्थिति में कभी कभी हॉस्पिटल में अकेला डॉक्टर होता है, इतने सैकड़ों तरह के पॉइजन है कि उसको इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता, या मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं इस स्थिति में क्या करूं, डायग्नोज नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या कहीं से उसे मदद मिल सकती है, कोई हेल्पलाइन, कोई बताने वाला? हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने एक एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, उसमें
एक सरकारी ऑफिशियल तौर पर एक सेल बनाई है, जिसका टेलीफोन नंबर है वो गूगल पर अवेलेबल है। जी। और उस गूगल पर आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित वहां से रिप्लाई मिलेगा। आपको हम्म, क्या करना है आगे, वहां हम्म, पर डॉक्टर या इंफॉर्मेशन सेल पर जो बैठे होते हैं वो इसकी हम्म, पूरी जानकारी रखते हैं और हम्म। आपको गाइड करते हैं। मैंने भी एम्स का नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर पर हम्म, फोन लगा के देखा। तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और हम्म, मदद करते हैं। वहाँ का नंबर आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये नंबर है 1800 में 1800 116 117। याद रखने में आसान है। आप हम्म, लिख लें या जरूरत पड़ने पर गूगल से सर्च कर लें। और ऐसे देश की राजधानियों में और एम्स में अधिकतर जगह ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे आपको, और जरूरत पड़ने पे उपयोग लें। तो डॉक्टर केतकर, आपने बहुत बहुत ड्राई सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बना दिया। बहुत सारी जानकारी दी इतने चीजों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में कैसे किया जाता है, वो सारी बातें। आपके आपके ये जानकारी मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के कभी ना कभी जरूर काम आएगी। ईश्वर करे कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन किसी को भी हो तो वो मदद करने में सक्षम होंगे। जाते जाते मैं अंत में आपसे बस इस विषय में ये पूछना चाहूंगा कि आपका कोई संदेश सबके लिए। इसमें हम प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये जितना हम प्रिवेंट कर सकें, बचाव कर सकें, उसके लिए जरूरी ये है कि जब बच्चा छोटा है तो ये सब चीजें कवर्ड में बंद करके ऐसे जगह रखें जहां वो पहुंच ना पाए। इस्तेमाल करने के बाद कोई भी, जैसे आपने बताया, बटन सेल गिर गया, ये इधर गिर गया, पानी पीने की बोतल में आपने केरोसिन भर दिया या तारपीन भर दिया, तो ये चीजें ना हो कभी भी। और इसको केवल कलर्ड उसमें कोड में ही रखें और बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। यही सबसे बड़ी हेल्पफुल बात होती है। और जो निषिद्ध चीजें मैंने बताई हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी ने उसको इस्तेमाल किया है तो उससे बचाव करें। और ये चीज अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जो चीज आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ने लिया है, वो साथ ले जाएं तो शायद डॉक्टर को भी ये इससे जो बहुत भी, मदद मिले। हाँ, जो चीज पी है, जिससे पी है, वो लेके जाए तो उससे पता पड़ता है। उससे मदद मिलेगी, हाँ, जल्दी उससे मदद डायग्नोसिस मिलेगी, होगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम फिक्स हो जाएगी, हाँ। समय हाँ। बचेगा। हाँ, एक चीज और जो रह गई है संभवतः, कि कुछ दवाइयां घर में रखी होती हैं या बड़ों की दवाइयां रखी होती हैं और बच्चा गलती से खा लेता है। हम्म। उसमें कुछ कॉमन दवाइयां होती हैं, जैसे पैरासीटामोल है या खांसी की दवाई है या बीपी की दवाई है, या इस टाइप की कुछ दवाइयां जो बड़ों की होती हैं, वो बच्चा गलती से खा लेता है। हम्म। तो ऐसी स्थिति के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अक्सर पैरासीटामोल, इसका इस्तेमाल घरों में होता है आजकल। पहले लिमिटेड छोटी क्वांटिटी में पैरासीटामोल आता था, लेकिन अब 500 मिलीग्राम की भी बोतल आ गई है। और बच्चे के हाथ लग जाए तो वो तो मुंह में लगा देगा, और कितनी पिएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो उसका पॉइजनिंग भी कभी कभी अक्सर देखा है पैरासीटामोल से। लेकिन ये बड़ा घातक होता है, क्योंकि इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लिवर सेल को डैमेज करते हैं, जिससे लिवर फेलियर होता है, उसके बाद किडनी फेलियर होती है। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन इमीडिएटली अगर ऐसा है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, पसीजते हैं, अनकॉन्शियसनेस होती है, जॉन्डिस होने लगता है, वॉमिटिंग होती है, तो ये सब आप घर पे नहीं उसको सॉल्व कर सकते। ऐसी कफ सिरप के मामले में है। कफ सिरप्स कई तरह के होते हैं, ज्यादा तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन आजकल ज्यादा इस्तेमाल में होता है, और वो बच्चे ज्यादा पीते हैं। दरअसल बेसिक बात यह है, 2 साल के बच्चे के साल के नीचे कोई भी कफ सिरप बच्चे को नहीं देना चाहिए। और अगर इमरजेंसी या कुछ है तो डॉक्टर की देख रेख में देनी चाहिए। आजकल होता है, जाते हैं ऑन द काउंटर कफ सिरप ले आए, वो पिला दी बच्चे को। तो ये अक्सर होता है, इसको हमें जरा इसके ऊपर
सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है ये कोडीन कंपाउंड होता है, मतलब अफीम से डेरिवेटेड है। तो इसके उतारे के लिए नेलोक्सोन ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो डॉक्टर की देखरेख में होगा। अगर बच्चा बेहोश हो रहा है, हाथ पैर पसीज रहे हैं, तो उसको तुरंत उधर ले जाए। ऐसी कई बीपी की गोलियां वगैरह खाकर भी अगर बच्चा आता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उससे अगर ब्लड प्रेशर एकदम कम हो गया तो सीधा हार्ट पे असर पड़ता है। और उसके लिए कोई भी मतलब आईसीयू या ऑब्जर्वेशन केयर में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके साइन सिम्टम्स कई बार बहुत लेट होते हैं। यानी कभी ऐसी स्थिति हो सके तो वो गोलियां या उसकी शीशी हाँ, या वो उसकी बिल्कुल लेके स्ट्रिप जाना चाहिए। साथ में लेके जाएं और हाँ, अंदाज हो सके कि उसने कितनी मात्रा खाई है। और क्योंकि दवाइयां तो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। जो आप ओवर द काउंटर दवाई खरीद के लाते हैं, इवन अब आप ओआरएस भी खरीदें तो देख के पढ़ के सावधानी से, कि ओआरएस के नाम पे बहुत ज्यादा शुगर वाले ओआरएस मिल रहे हैं जो फायदे की जगह नुकसान करेंगे। तो इन सब चीजों को भी पॉइजन ही हम मानेंगे अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो। देखिए, ये कहा गया है कि हमारे शरीर की जरूरत से ज्यादा जो चीज हमारे अंदर पहुंचती है वो पॉइजनस है। ये हमारे पुरातन उसमें उल्लेख है। जी। जो उसमें खाना भी आता है और कई चीजें आती हैं। ये हाँ। देख रहा हूं मैं कि ओआरएस के नाम पर एनर्जी ड्रिंक्स हम्म। और मल्टीपल उसमें कई चीजें और मिला दी जाती हैं कि इससे बहुत फायदा होगा। इसमें मौसम्बी का जूस भी है, संतरे का भी जूस है, नारियल का भी पानी है। हाँ। लेकिन आइडियली वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका पीएच बहुत फर्क पड़ता है, उसकी ऑस्मोलरिटी पे बहुत फर्क होता है। और वो हाइपर ऑस्मोलेटिक होगा तो शरीर को नुकसान ज्यादा करेगा फायदे के बजाय। उसकी हाँ। वॉमिटिंग बढ़ जाएगी, डायरिया भी बढ़ सकता है ऑस्मोलिटी से। परफ्यूजन में भी फर्क पड़ता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी रोचक जानकारी, रोचक से ज्यादा काम की जानकारी मिली जो लोगों को समय आने पर मदद करेगी। आ, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। समय की सीमा है, वरना हमारे पास और भी सवाल थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और हम चाहेंगे कि इस विषय पर आगे और जानकारी हो तो हम फिर आपको यहाँ जरूर। बुलाएं और मिलवाएं। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू टूटेजा सर। मैं तो क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की क्लास में बैठा था मैं आज, और ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। और मुझे मालूम नहीं था कि केतकर जी ने इतना ज्ञान लेके बैठे हैं, और जो कि पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। आपने देश के लिए भी, समाज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, हॉस्पिटल के लिए भी, परिवारों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, एडोलसेंट के लिए, सभी के बारे में के लिए बहुत माहिती दी। शहर और गांव की समस्याओं में जो जहर फैल रहा है उसके बारे में भी आपने काफी तिल्ला दी। और ये उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी परिवारों में काम आएगी, समाज में काम आएगी, और इसका सही तरह से निराकरण करके अगर कुछ भी कहीं समस्या होता है तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें, गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, और हॉस्पिटल में सही टाइम पर पहुंचे।